Dear students, welcome again. In this video session, we will learn 30 more most impressive sentences. Let's get started. Today's first sentence is, आज का पहला सेंटेंस है, इस शब्द को शब्दकोश में देखो. Dear students, जैसे देखने की बात आती है तो इंग्लिश के अंदर वैरायटी ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं. जैसे सी वर्ड भी देखने के लिए यूज होता है, वॉच वर्ड उसको भी हम देखने के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर बुक में किसी वर्ड को आपको देखना होता है तो वहां आप लुकअप वर्ड का यूज करते हैं. लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. अपने वचन से मत फिरो, यानी आपने जो प्रोमिस किया है आप उस प्रोमिस से दूर मत हटो, यानी आप उस प्रोमिस को कीप रखो. तो आप इसके लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस यूज करते हैं? डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस. तो बैक आउट जो है वचन से फिरना होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस. इसे घर समझिए. जैसे आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो वो बड़े संकुचाते हुए शर्म महसूस करते हैं आपके घर पे, तो आप बोलते हैं कि शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं है, संकोच करने की कोई बात नहीं है, आप इसे अपना घर समझिए या इसे घर समझिए. तो आप इसको क्या बोलते हैं? फील एट होम हियर. इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील एट होम हियर. जूते के फीते खोल लो और आराम से बैठ जाओ. आप उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और कहते हैं कि आप इसे अपना घर समझिए, फील एट होम हियर, और अपने जूतों के फीते खोल लो और आराम से आप बैठ जाओ. तो आप जूतों के फीते खोलने को अनलेस योर शूज एंड सिट एट ईज. अनलेस योर शूज एंड सिट एट ईज. उसकी मुट्ठी गर्म करो. तो कई बार डियर स्टूडेंट्स ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने जहां हमें किसी व्यक्ति से काम करवाने के लिए उसको कुछ रिश्वत को इंग्लिश में ब्राइब बोलते हैं, BRIBE, ब्राइब बोलते हैं. ये बहुत ही एक इविल कस्टम है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहां हमें कई बार किसी काम को करवाने के लिए व्यक्ति को रिश्वत के रूप में कुछ देना पड़ता है. तो रिश्वत को ब्राइब बोलते हैं. तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसकी मुट्ठी गर्म करो, टिप हिम या फिर ग्रीस हिज पाम. टिप हिम या ग्रीस हिज पाम ऐसा बोलते हैं हम. उसके बाद बालों को कंघी करो. वेरी सिंपल सेंटेंस है, कॉम द हेयर. कॉम द हेयर. अकल की बात करो. देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई सीरियस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रही हैं, कुछ उसके कंक्लूजन पे पहुंचने की, उसके सॉल्यूशन पे पहुंचने की बात कर रही हैं, डिस्कशन हो रही है इसके लिए, और वहां कोई एक व्यक्ति है जो बिल्कुल फनी से आइडियाज हमें दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा मतलब अच्छा सजेशन दो या अकल की बात करो. तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? टॉक सेंस. क्या बोलते हैं इसको? टॉक सेंस. अपने झगड़े मिटाओ. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के बीच में किसी न किसी पॉइंट को लेकर के डिस्प्यूट होता है. तो डिस्प्यूट इसलिए होता है कि उनमें डिफरेंसेस होते हैं. तो डिफरेंसेस जो है वो डिस्प्यूट को पैदा करते हैं. जैसे एक व्यक्ति का सजेशन होता है कि इसको इस तरह से किया जाए, जबकि दूसरा व्यक्ति कुछ और सजेशन दे रहा है. दोनों के सजेशन में डिफरेंस है. दोनों के सजेशन में डिफरेंस है. तो अगर उस डिफरेंस को हम हटा दें, अगर उस डिफरेंस को हटा दें तो झगड़ा जो है वो हट जाएगा. यानी डिफरेंस जो है वो क्या, बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी झगड़े की जड़ है. तो अगर उस डिफरेंस को हटा दिया जाए तो झगड़ा अपने आप हट जाएगा. तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंक. सिंक का मतलब होता है डुबा देना. तो सिंक योर डिफरेंसेस, यानी अपने झगड़ों को हटा दो, डुबा दो, तो क्या होगा? अपने झगड़े मिटाओ. इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंक योर डिफरेंसेस. थोड़ा सा नमक और डालो. डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई डिशेस टेस्ट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा कम होती है, यानी नमक होता है पहले से लेकिन थोड़ा कम होता है, तो उसके अंदर हम बोलते हैं थोड़ा सा इसमें नमक और डालो. तो वहां डालने के लिए आप पुट वर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि पुट का मतलब भी डालना होता है, पावर का मतलब भी डालना होता है. तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वर्ड वो है ऐड. ऐड करना, यानी उसमें कुछ और ऐड करना. तो क्या बोलते हैं हम? ऐड ए लिटिल मोर. अगर नमक है तो आप यहाँ पर लिखते हैं साल्ट. ऐड ए लिटिल मोर साल्ट. और अगर यहाँ चीनी शुगर की बात हो रही है तो आप शुगर लिख देंगे, ऐड ए लिटिल मोर शुगर. इधर उधर की मत हांको. जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो हमारे पास किसी मकसद से आया है, लेकिन उससे पहले वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है. तो हमें पता लग जाता है कि वो जब भी हमारे पास आता है किसी न किसी मतलब की बात को लेकर के आता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ भूमिका बनाता है. तो हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप जल्दी में तो आप बोलते हैं यार जल्दी से जिस काम के लिए आए हो वो बताओ, इधर उधर की बातें मत करो. तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? डोंट बीट अबाउट द बुश. डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट बीट अबाउट द बुश.
मतलब की बात करो, आप इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके भी बोल सकते हैं। तो मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट होता है, तो आप दोनों सेंटेंस को ऐड करके बोल सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। यानी आप इधर उधर की बातें मत करो, आप मतलब की बात पर आओ। उसके बाद है इस मामले को दबा दो। इस मामले को दबा दो, जैसे कोई घटना आपके आस पड़ोस में हो जाती है तो उसमें अपने को लगता है कि ये अगर ये घटना जो है अपनी गली से बाहर या अपने घर से बाहर जाती है तो ये हमारे परिवार के लिए बदनामी का कारण हो सकता है, या मीडिया पर्सन को पता लग जाए तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देंगे। ऐसी घटना जो समाज के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि उस मामले को दबा दिया जाए। तो वहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं हश अप दिस मैटर, हश अप दिस मैटर। अपने पिताजी को मेरी नमस्ते कहना। जैसे मेरा एक दोस्त है यहाँ आया हुआ है, लेकिन कल वो अपने गांव जाएगा तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप जाओ तब अपने पापा को मेरी नमस्ते बोलना। तो अब वो बच्चा, उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, तो मैं उसको बोलता हूँ रिमेंबर मी टू योर फादर। यानी आप जब अपने घर जाओ तो अपने पापा को बोलना कि मैंने उन्हें याद किया, मैंने उन्हें याद किया, यानी मैंने उन्हें नमस्ते बुलाई। तो इसको इस तरह से बोलेंगे रिमेंबर मी टू योर फादर। खाना परोसो, खाना परोसो को इंग्लिश में हम बोलते हैं ले द टेबल। बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस है खाना परोसो। देखो इसमें फूड के लिए कोई भी वर्ड नहीं आया है, लेकिन ले द टेबल वर्ड से अपने आप समझ में आ जाता है कि ये भोजन के लिए यूज हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ले द टेबल। नंगे पांव मत चलो, नंगे पांव मत चलो, तो नंगे पांव के लिए यहां पर हम बेयर फुटेड वर्ड का यूज करते हैं, बेयर फुटेड। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डोंट वॉक बेयर फुटेड, डोंट वॉक बेयर फुटेड। ऐसे ही अभी जैसे सोलर इक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था, तो लोग कह रहे थे कि नंगी आंख से इसको मत देखो, तो वहां नंगे के लिए आप जो है बेयर वर्ड नहीं लगाएंगे, वहां नेक्ड एक वर्ड था NAKED, NAKED। तो नेक्ड जो वर्ड है उसको हम यूज करते हैं नंगी आंख के लिए। तो यहां पर हम बोलते हैं डोंट वॉक, अगर पैरों की बात हो रही है तो डोंट वॉक बेयर फुटेड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट 136 नंबर सेंटेंस है मेरी बातों का बुरा न मानना, मेरी बातों का बुरा न मानना। देखिए हम किसी को जब कुछ बुरा कहते हैं तो व्यक्ति उस बात को सुनता है और वो उसको अपने हार्ट में रियलाइज करता है। अब मान लीजिए आपने कुछ बुरा कहा लेकिन सामने वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, तो क्या हुआ कि आपने तो कहा तो बुरा ही, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया, यानी वो उन वर्ड्स को अपने हार्ट तक नहीं ले गया, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उन वर्ड्स को अपने हार्ट में रियलाइज करते हैं तो हमें जो है वहां पर चोट लगती है, हर्ट होता है। तो हम इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, डोंट टेक माई वर्ड्स टू हर्ट, यानी मेरे शब्दों को अपने दिल तक नहीं ले जाना, डोंट टेक माई वर्ड्स टू हर्ट। मेरे कोट को रफू कर दो, तो रफू करना जैसे थोड़ा सा कट लग जाता है तो हम जो है उसको रफू करवाते हैं, यानी वैसे ही कलर के कुछ धागे जो है वो डार्नर जो है वहां पर ऐड कर देता है जिससे कि वो कट दिखता नहीं है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डार्न माई कोट, डार्न माई कोट। कल मुझे फिर इसकी याद करवाना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो अगेन, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो अगेन। तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। स्टूडेंट्स आपने ये डायलॉग अक्सर जो है मूवीज के अंदर और सीरियल्स के अंदर आपने देखा होगा, जिसमें कोई किसी को छू लेता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे हाथ लगाया। तो इसको इंग्लिश में कई तरह के इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे एक तो बोलते हैं कि हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, तो इसको हमने प्रीवियस वीडियोज में सीखा टच मी इफ यू डेयर। तो ये तब होता है जब व्यक्ति ने उसे छुआ नहीं है और हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो हाथ लगाओ, तो आप बोलते हैं टच मी इफ यू डेयर। लेकिन अगर किसी ने छू लिया है तो फिर हम बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की, तो उसको बोलते हैं हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी। यह बात मन में रखना, किसी को न बताना, यह बात मन में रखना, किसी को नहीं बताना। तो कीप इट टू योर सेल्फ, यानी इसे अपने तक ही रखना, डोंट पास इट ऑन, इसे आगे पास नहीं करना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट पास इट ऑन। कई बार कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, हम चाहते हैं कि वो मैटर जो है पूरी दुनिया को पता नहीं लगे, तो हम जिसको बताते हैं तो उसको कहते हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, ये अपने तक ही रखना, आप आगे मत बताना। तो कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट पास इट ऑन। ईश्वर पर भरोसा रखो और ठीक काम करो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अगले चौराहे पर मुझे उतार देना, तो कई बार आप किसी से लिफ्ट लेते हैं
तो आप व्यक्ति को जब आपकी डेस्टिनेशन मंजिल आती है तो आप बोलते हैं कि नेक्स्ट क्रॉसिंग पे मुझे उतार देना, तो आप उसको बोलते हैं ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। स्कूल जाते हुए मुझे साथ ले लेना, तो किसी को रास्ते में से लेना, लिफ्ट लेना, उसको पिकअप बोलते हैं हम, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल, पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल। रेडियो चल रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चलने के लिए जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अब रेडियो चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियो के पांव लगे हुए हैं और वो धीरे धीरे आगे चल रहा है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं इसको, रेडियो इज ऑन, रेडियो इज ऑन। तो रेडियो चल रहा है मतलब रेडियो जो है वो चालू हालत में है। जैसे आप टीवी इज ऑन भी बोल सकते हैं, टीवी इज ऑन, रेडियो इज ऑन। तो उसके बाद यह सुनाई सुनाई बात है, मतलब कई बार ऐसी बात होती है जो हमें बिलीव नहीं होता, तो हम बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, आप सुनी सुनाई बात है, उसने आगे एक ने सुना, दूसरे को कह दिया, दूसरे ने सुना, तीसरे को कह दिया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ओनली ए हियर से, इट्स ओनली ए हियर से। मेरी उससे बातचीत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि जैसे मैं अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूं कि मेरा मैसेज उसको आप दे देना, तो वो कहता है कि नहीं मेरी उससे बोलचाल नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम नॉट ऑन डीलिंग टर्म्स विद हिम। अगर मेल है तो विद हिम हो जाएगा, फीमेल है तो विद हर हो जाएगा। आई एम नॉट ऑन डीलिंग टर्म्स विद हिम। तो अब जैसे ये तो हो गया कि मेरी उससे बोलचाल नहीं है, ऐसे ही एक सेंटेंस होता है कि मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है, मेरा उसके यहाँ। आप बोलते हैं कि अगर आप उनके घर जाओ तो उनको ये मैसेज दे देना, तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो उनके घर जाता ही नहीं हूँ, मेरा आना जाना नहीं है। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, तो स्पीकिंग टर्म जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विजिटिंग टर्म से। स्पीकिंग टर्म की जगह क्या वर्ड लग जाएगा, विजिटिंग टर्म। तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म विद हिम, आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म विद हिम। और इसी तरह से अगर आपका उससे लेन देन नहीं है, जैसे पैसों के मामले में, जैसे आपका एक दोस्त आता है और वो आपको कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप बोलते हैं यार आज तो मेरे पास भी नहीं है, आप महेश से ले लेना। वो बोलता है कि नहीं महेश से मेरा लेना देना नहीं है, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं, आई एम नॉट ऑन डीलिंग टर्म। या स्पीकिंग टर्म, विजिटिंग टर्म और डीलिंग टर्म हो जाएगा अगर आपका उसके साथ लेन देन नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन डीलिंग टर्म विद हिम। उसने लज्जा बेच खाई है। देखो आप देखते हैं कई बार बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये साउंड प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है। साउंड प्रूफ मतलब उसमें आवाज नहीं जाती है, वाटर प्रूफ मतलब उसके अंदर पानी नहीं जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसको कोई शर्म नहीं है, यानी शर्म उस तक पहुंचती नहीं है, उसको शर्म नहीं आती है, तो वहां पर हम बोलते हैं ही इज ए शेम प्रूफ, ही इज ए शेम प्रूफ। यह एक मनगढ़ंत कहानी है, यह एक मनगढ़ंत कहानी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ओनली ए कोक एंड बुल स्टोरी, इट इज ओनली ए कोक एंड बुल स्टोरी। क्योंकि कोक और बुल की कोई स्टोरी नहीं है, कोक और बुल के बारे में कोई भी तरह की किसी तरह की कोई स्टोरी नहीं है, इसलिए हम इसको इसी तरह से बोलते हैं इट इज ओनली ए कोक एंड बुल स्टोरी। वह अपनी बात का पक्का है, तो इसको बोलते हैं ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। तुम्हारे पाँव में चक्कर है, यू आर ए रोलिंग स्टोन। कब बोलते हैं यू आर ए रोलिंग स्टोन, एक व्यक्ति है वो आराम नहीं करता है, जब भी आप देखते हैं वो चलता ही आपको दिखाई देता है, आपके पास आ गया, कभी कहीं चला गया, कभी किसी गली में दिख गया, आप बोलते हैं कि यार आप रुक के कभी आराम नहीं करते हैं, तो वहां आप बोलते हैं यू आर ए रोलिंग स्टोन, यानी आपके पाँव में चक्कर है। डियर स्टूडेंट्स, ये 150 मोस्ट इंप्रेसिव जो इडियोमेटिक सेंटेंसेज है मैंने आपको इनको डिटेल से समझाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव होगी। स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम चाहें और हम सीख नहीं सकें। अगर इफ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन देन देयर इज नथिंग दैट वी कांट अचीव, बट द वन थिंग दैट नीडेड इज द स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन। तो अपने जो आइडिया, आपका जो मन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए और उसके अंदर बिठा लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, और आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए, तो डेफिनेटली आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। आप एक दिन इंग्लिश के अंदर जरूर परफेक्ट होंगे। तो आप लगातार इसके लिए प्रयास करते रहिए। थैंक्स।